नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने आज़ादी की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। एक ऐसी जिंदगी जो वक्त के पैमाने पर तो छोटी थी, पर उसका असर सदियों तक रहने वाला था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सा स्टूडेंट हमारे इतिहास का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि इस एक लाइन में उस महान क्रांतिकारी की पूरी लेगेसी छिपी हुई है। जो शख्स सिर्फ 23 साल की उम्र तक जिया, उसने ऐसी एब्सोल्यूट इमोर्टैलिटी यानी अमरता हासिल कर ली जो शायद ही किसी को मिलती है। ये उनका फलसफा था, एक ऐसा असूल जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर कैसे एक 23 साल के स्टूडेंट ने उस वक्त के सबसे ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उनका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उनकी फांसी के 16 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। इस असर को समझने के लिए हमें उन घटनाओं को बारीकी से देखना होगा जिन्होंने उनकी आइडियोलॉजी और उनकी सोच को आकार दिया। भाग 1, क्रांति की चिंगारी। ये वो दौर था जिसने आगे के स्ट्रगल की नींव रखी। वो जिस माहौल में पले बढ़े वो पूरी तरह से विरोध और देशभक्ति से भरा हुआ था, और इसने बहुत ही नेचुरल तरीके से उनके अंदर के उस बागी का मंच तैयार कर दिया था। 1907 में एक पॉलिटिकली एक्टिव सिख परिवार में इस बच्चे का जन्म हुआ। बचपन का एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। एक दिन उन्होंने खेत में बीज बोते वक्त बड़ी मासूमियत से पूछा कि हम अंग्रेजों से लड़ने के लिए खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते। इस एक छोटे से सवाल ने सबको बिल्कुल निश्शब्द कर दिया था, और कहीं ना कहीं यहीं से हमें उनके अंदर सुलग रही उस आग की पहली झलक मिल जाती है। उनके शुरुआती सालों में हालात बड़ी तेजी से बदले। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1919 में सिर्फ 12 साल की उम्र में वो चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी इकट्ठा की। फिर 1920 में उन्होंने बहुत जोश के साथ गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। पर जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद ये आंदोलन वापस ले लिया गया तो वो बेहद निराश हुए। इन लगातार होती बाहरी घटनाओं ने एक आम देशभक्त यूथ को एक ऐसे बागी में बदल दिया जिसे किसी भी कीमत पर पूर्ण स्वराज चाहिए था। भाग 2, विरोध से विद्रोह तक। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी मिलना आसान नहीं है, तब कॉलेज के दिनों में उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया, और ये शिफ्ट काफी मैसिव था। इस बदलाव की सबसे दिलचस्प मिसाल तब सामने आई जब उनके परिवार ने उन पर शादी का दबाव डाला। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने घर छोड़ते वक्त बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आज़ादी से पहले मेरी शादी होती है तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। इसके बाद वो कानपुर चले गए और अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। ये उनका अनपैरेलल्ड डेडिकेशन था। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ एक लड़के या एक फाइटर के रूप में देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा बनाए गए नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, दुनिया भर की क्रांतियों और समाजवाद को बहुत गहराई से पढ़ा। यहाँ तक कि उन्होंने बलवंत के नाम से कई सारे लेख भी लिखे। कीर्ति, प्रताप और वीर अर्जुन जैसे बड़े पब्लिकेशंस में अपना योगदान देते हुए उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई। ये सारी बातें हाईलाइट करती हैं कि वो कितने बड़े इंटेलेक्चुअल थे और कैसे उन्होंने जर्नलिज्म का इस्तेमाल लोगों को जगाने के लिए किया। 1927 में सबूतों की कमी के चलते उन्हें कुछ वक्त के लिए अरेस्ट किया गया था, पर वो रुकने वालों में से कहाँ थे। 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई जान फूंकी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की नींव रखी। भाग 3, लाला लाजपत राय का बदला। इस क्रांतिकारी ग्रुप की जो आइडियोलॉजिकल जर्नी थी वो अचानक से एक हिंसा के दौर में तब्दील हो गई, और इसका कारण थी एक बहुत ही दुख देने वाली घटना जो देश के एक बहुत ही प्रिय नेता के साथ घटी थी। हुआ कुछ यूं कि 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में भारी विरोध हो रहा था। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने एक बेहद क्रूर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया जिसमें लाला लाजपत राय जी की जान चली गई। इसका बदला लेने के लिए HSRA ने जेम्स स्कॉट को मारने का पूरा प्लान बनाया, पर पहचान में चूक हो गई और उन्होंने गलती से ASP जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया। ये क्लियर दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश प्रशासन के जुल्म ने सीधे तौर पर फ्रीडम फाइटर्स को एक संगीन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद मैनहंट शुरू हुई। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और वेस्टर्न कपड़े पहन लिए ताकि उनकी पंजाबी पहचान छुप सके। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी होने का नाटक किया और उनके दोस्त सुखदेव उनके नौकर बन गए।
इस भेस में उन तीनों ने भारी पुलिस ब्लॉकेड्स को बड़ी चतुराई से चकमा दिया और कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली। ये टेंस और कैलकुलेटेड एस्केप सच में उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस को दर्शाता है। भाग 4, बहरों को सुनाना। अब बच निकलने के बाद फोकस छुपकर किए जाने वाले हमलों से हटकर अंग्रेजों के ओप्रेसिव कानूनों के खिलाफ खुले और पब्लिक विरोध पर आ गया था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार 2 बेहद ही ड्रकोनियन बिल ला रही थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें ब्रिटिश प्रशासन बिना कोई कारण बताए किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसका मकसद था मजदूर आंदोलनों को पूरी तरह से क्रश कर देना। जब वाइसरॉय ने इन कानूनों को जबरदस्ती लागू करना चाहा, तो इसके विरोध में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच वॉर करने का एक हिम्मत भरा प्लान बनाया गया। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के खाली हिस्सों में ऐसे स्मोक बॉम्ब फेंके जिनसे किसी को फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचना था, और साथ ही वहां कुछ पर्चे उछाले जिन पर एक बहुत ही सटीक मैसेज लिखा था: बहरों को सुनाने के लिए एक तेज धमाके की जरूरत होती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है इनकी स्ट्रैटेजी, जिसे लीगल थिएटर कहा गया। उस धुएं से भरे हॉल से वो भागे बिल्कुल नहीं, बल्कि वो वहीं खड़े रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनका मेन आइडिया ये था कि अपनी गिरफ्तारी देकर वो उन हाईली पब्लिसाइज्ड कोर्ट ट्रायल्स का इस्तेमाल एक स्टेज की तरह करेंगे, ताकि उनकी क्रांतिकारी आइडियोलॉजी पूरे देश तक पहुंच सके। ये वाकई में कमाल का अप्रोच था। भाग 5, सर्वोच्च बलिदान। जेल की मोटी दीवारों के पीछे आकर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये इंसानी सहन शक्ति की एक ऐसी परीक्षा में बदल गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मियांवाली सेंट्रल जेल के अंदर का आलम ये था कि वहां घोर नस्लीय भेदभाव होता था। एक तरफ यूरोपियन कैदियों को अच्छा खाना, साफ सुथरी जगह और सारी बेसिक सुविधाएं मिलती थीं, जबकि हिंदुस्तानी कैदियों को सब ह्यूमन कंडीशंस में घटिया खाना, जबरदस्ती की मेहनत और इंतहाई गंदगी के बीच रखा जाता था। इस स्टार्क भेदभाव को देखकर उन्होंने जेल अथॉरिटीज के सामने पूरी बराबरी, साफ सफाई और किताबें पढ़ने की आज़ादी की डिमांड सामने रखी। 116 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जब उनकी ये मांगे कंप्लीटली इग्नोर कर दी गईं, तो उन्होंने एक ऐसी भूख हड़ताल शुरू की जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये हड़ताल 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 116 दिनों तक चली। इस हंगर स्ट्राइक ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, पर इसका एक बहुत ही ट्रैजिक नतीजा निकला। 63वें दिन क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ दास जी की भूख की वजह से जान चली गई। इस ट्रेजेडी ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया और हर तरफ दुख और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की एक लहर दौड़ गई। आखिरी कानूनी लड़ाई भी काफी ड्रामेटिक थी। जुलाई 1929 में एक ऐसी सेशंस कोर्ट में ट्रायल्स शुरू हुए जो पहले से ही उनके खिलाफ कंप्लीटली बायस थी। फिर अक्टूबर 1929 में आखिरकार अंग्रेज अथॉरिटीज को झुकना पड़ा और वो ऐतिहासिक भूख हड़ताल खत्म हुई। पर 1930 में देश भर की पिटिशंस के बावजूद सॉन्डर्स मर्डर केस में फांसी की सजा ऑफिशियली सुना दी गई, और फिर जनता के गुस्से और मैसिव प्रोटेस्ट से डरकर, पैनिक में आकर ब्रिटिश प्रशासन ने चुपके से एग्जीक्यूशन की तारीख को 1 दिन पहले ही खिसका दिया। अपने आखिरी दिन उन्होंने जो शांति और हिम्मत दिखाई वो सच में इनक्रेडिबल है। जब जेलर उन्हें लेने आया ना, तो वो आराम से लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये बात आज भी हैरान करती है कि उनका कंपोजर उस वक्त कैसा रहा होगा। उन्होंने वो किताब का पन्ना पढ़ना पूरा किया और फिर बिल्कुल खुशी खुशी गैलोस की तरफ आगे बढ़ गए। 23 मार्च 1931 उन्होंने अपने हाथ बंधवाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। आंखों पर काली पट्टी बांधी, मुस्कुराए और उस फांसी के फंदे को चूमा, और अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस यही बात सोचने वाली है। वो सिर्फ 23 साल जिए, पर एक लंबी जिंदगी जीने के बजाय उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहद इम्पैक्टफुल बनाने का रास्ता चुना। क्या इस बलिदान से उन्हें वो अमरता नहीं मिल गई जो आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है? उनकी शहादत ने पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी आग जलाई जिसे अंग्रेज कभी बुझा ही नहीं सके। ये पूरी कहानी एक बात साबित करती है कि किसी महान लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित जिंदगी कभी भी वाकई में खत्म नहीं होती।
उम्मीद है इस विश्लेषण ने इन ऐतिहासिक घटनाओं को एक नए और गहरे नजरिए से समझने में जरूर मदद की होगी।